जादुई रस। बात पुराने जमाने की है, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। एक बड़े ही शक्तिशाली और दयालु राजा थे। उनका नाम दिलीप सिंह था। एक बार राजा दिलीप सिंह शिकारी की वेशभूषा में अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार के लिए गए। वहां जंगल में वो रास्ता भटक गए और अपने सैनिकों से बिछड़कर एक गांव के खेतों की ओर जा निकले। उस दिन गर्मी बहुत थी और प्यास के कारण राजा का बुरा हाल था। राजा पानी की तलाश करते हुए एक गन्ने के खेत की ओर चल पड़ा। भाई, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? नहीं भाई, पानी तो नहीं है। किसान की बात सुनकर राजा निराश हो जाते हैं और फिर गन्ने के खेत की ओर देखते हैं। भाई, अगर पानी नहीं है तो एक दो गन्ने का रस ही निकाल कर पिला दो। पर भाई, गन्ना तो धूप में तपा हुआ है, इसका रस तो बहुत गर्म होगा और फिर भला आप उसे कैसे पी सकेंगे? भाई, बहुत प्यासा हूँ, जैसा भी रस होगा मैं पी लूंगा। राजा की ये बात सुनकर किसान गन्ने के खेत में जाता है और दो गन्नों का रस निकालकर एक लोटे में भरकर राजा के पास लौटकर वापस आता है। लो भाई, रस पी लो। ठीक है भाई, लाओ। राजा जैसे ही लोटे को मुंह से लगाकर रस पीने लगते हैं, तुरंत ही उनका चेहरा खिल उठता है और वे मुस्कुराते हुए झट से सारा रस पी जाते हैं। आप तो कह रहे थे कि गन्ना धूप में तपा हुआ है और इसका रस गर्म होगा, मगर ये तो बहुत ही ठंडा, खट्टे मीठे और नमकीन स्वाद वाला रस था। ऐसा लाजवाब रस तो मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं पिया। सच में इसे पीकर तबीयत खुश हो गई। ठंडा, खट्टे मीठे नमकीन स्वाद वाला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, सचमुच ही रस ऐसा ही था। ऐसा रस तो हम रोज पीना चाहेंगे। ये कहकर राजा किसान को अपनी असलियत बताते हैं। किसान, हम शिकारी नहीं हैं, बल्कि शिकारी के भेष में तुम्हारे राजा हैं, राजा दिलीप सिंह। ये सुनकर किसान और अधिक हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, कितना मूर्ख राजा है हमारा। गन्ने के गरम रस को पीकर कह रहा है कि रस बहुत ठंडा है। रस बड़ा लाजवाब है, इसका स्वाद खट्टा, मीठा और नमकीन है। जब मैंने उसमें कुछ मिलाया ही नहीं तो ठंडा और स्वादिष्ट कैसे हो गया? किसान को इस तरह सोच में पड़ा देखकर राजा को लगता है कि शायद वो उनकी तरफ से इनाम पाने की बात सोच रहा है। इतना लाजवाब रस तो स्वर्ग के देवताओं को भी पीने को न मिले, जैसा रस तुमने हमें पिलाया है। हम तुमसे खुश होकर तुम्हारे नाम पूरे 10 गांव लिख देते हैं। आज से उन गांवों से होने वाली सारी आमदनी तुम्हारी। धन्य है महाराज, महाराज आप धन्य हैं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। पर किसान, एक बात का सदा ध्यान रखना, आज से इस खेत के सारे गन्ने हमारे हैं और इनका सारा रस भी हमारा है। तुम्हें ऐसा ही आनंदमय चमत्कारी रस हमारे लिए रोज राजमहल में पहुंचाना है। अगर हमारे सिवा ये रस तुमने किसी और को पिलाया तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे, समझे? राजा के वहां से चले जाने के बाद किसान राजा को मूर्ख समझकर उस पर खूब हंसता है और उसे साधारण से गन्ने के रस के बदले 10 गांव पाकर फूला नहीं समाता। इस तरह 10 गांव पाकर किसान बहुत अधिक धनी हो जाता है और अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाता है। अपने पास कई नौकर चाकर रख लेता है और पूरे ठाठ बाट से रहने लगता है। कुछ दिन बाद उस किसान का एक साला उसके घर आता है। अरे जिज्जा जी, आखिर आप कैसा चमत्कारी रस बनाते हैं जिसे पीने के लालच में हमारे राजा ने आपको 10 गांव दे दिए। वो रस भला हमें भी पिलाओ, देखें तो सही कैसा स्वाद है। वो रस तो मैं तुम्हें नहीं पिला सकता,
क्योंकि राजा ने किसी को भी पिलाने से मना किया है। अगर मैंने राजा के सिवा किसी और को पिलाया तो वे मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो आप खास किस्म का चमत्कारी रस ही बनाते होंगे, अन्यथा राजा आपको इतनी सारी दौलत का मालिक थोड़े ही बनाते। मैं तो खेत में खड़े गन्ने से जो रस निकलता है वही सीधे जाकर राजा को पिला देता हूँ। उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाता। फिर भी राजा कहते हैं कि वाह, इतना ठंडा, खट्टा, मीठा और नमकीन रस है। मैंने खुद भी पीकर देखा था, पर मुझे तो उसमें कोई स्वाद नहीं आया और न ही वो ठंडा था। अब तुम ही बताओ, राजा को मूर्ख न कहूँ तो और क्या कहूँ? किसान की बात सुनकर उसका साला तो चुप हो जाता है, मगर तभी किसान की पत्नी वहाँ आकर किसान को समझाती है। आप अपनी अकल पर घमंड करके राजा को बार बार मूर्ख मत कहिए, क्योंकि जरूर भगवान ने आपके हाथ से बनाए उस रस में कोई खास गुण पैदा कर दिया होगा, तभी तो वो राजा को इतना पसंद आया है। चुप कर, चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता, राजा मूर्ख ही है। किसान की पत्नी के बार बार समझाने पर भी किसान ने राजा को मूर्ख कहना नहीं छोड़ा, और उधर राजा उसके चमत्कारिक रस से खुश होकर बार बार इनाम के तौर पर धन देता रहता है। इस तरह किसान और भी अधिक अमीर हो जाता है और अब उसे धन पर भी घमंड हो जाता है। फिर एक दिन जब वो राजमहल में गन्ने का जूस पहुंचाने के लिए जाता है तो उसके साथ एक अजीब सी घटना होती है। आज कैसा रस ले आए तुम किसान? इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। हमें तो वही ठंडा और लाजवाब रस पसंद है जिसे पीते हैं तन और मन आनंदमय हो जाते हैं। जाओ और हमारे लिए वही जूस लेकर आओ। राजा की बात सुनकर किसान हैरान रह जाता है और राजा से माफी मांगने लगता है। महाराज माफ करें, मैं दोबारा से खेत में जाता हूँ और वही पहले जैसा रस लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ जाओ और हमारे लिए वही लजीज और लाजवाब रस लेकर आओ। किसान कई बार खेत से गन्ने का ताजा रस लेकर आता है, मगर राजा को उसमें पहले जैसा स्वाद ही नहीं मिल पाता और इसी कारण वो किसान से नाराज होकर अपने 10 गांव वापस ले लेता है। इस तरह किसान का सारा घमंड टूट जाता है और फिर वो भगवान के चमत्कार, राजा की समझदारी दोनों को ही मान लेता है। जादुई आम। दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मन चला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था। विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है।
उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी, और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है, कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है। पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। विजय बेटा, तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी दुखी हूँ कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है। शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा?
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूं विजय, मैं एक जादुई आम हूं और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। देखते ही देखते विजय अपनी मेहनत और लगन से उस गांव का बहुत बड़ा आमों का सेठ बन जाता है और फिर वो और उसकी माँ हमेशा खुशी खुशी रहते हैं।